हेलो दोस्तों। आज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड पार्ट में अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 का जिक्र करेंगे। ये जो अमेंडिंग एक्ट है, ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो गलतियां हुई उनको सुधारने के लिए लाया गया था। तो चलो देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन को। इट इज आल्सो नोन एज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी इसे समझौतों का कानून भी कहा जाता है, क्योंकि जो गलतियां 1773 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हुई उनको सुधारने के लिए ये लाया गया था। दूसरी तरफ इसको देखें तो ये अंग्रेजी शासन के मनमानेपन का एक स्वरूप था। तो इसका पहला पॉइंट देखते हैं। exempted the Governor General and the Council from the jurisdiction of the Supreme Court। तो इस अमेंडिंग एक्ट ने क्या किया कि गवर्नर जनरल और जो उनकी परिषद है, जो उनकी काउंसिल है, उनको सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। यानी गवर्नर जनरल कुछ भी करो, काउंसिल कुछ भी करो, सुप्रीम कोर्ट उन पर कोई भी न्यायिक कार्रवाई नहीं कर सकती। ऐसा कुछ इसमें प्रावधान किया गया। इसका दूसरा जो पॉइंट है वो भी कुछ इसी तरह का है, जिसमें एग्जेम्प्टेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो कर्मचारी है, उनको भी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार न्यायिक क्षेत्र से बाहर कर दिया। यानी गवर्नर जनरल, काउंसिल या कंपनी के सर्वेंट्स भारत में कुछ भी करे, उन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई कार्यवाही नहीं होगी। तो आइए देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट। इट एग्जेम्प्टेड द रेवेन्यू मैटर्स एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसने जो रेवेन्यू मैटर्स है, आयकर के जो मैटर है, टैक्स से संबंधित जो मैटर थे, कि किसी तरह से आप भारत में टैक्स कलेक्ट करो, मनमाने तरीके से करो, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। तो कुल मिलाकर देखें तो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक क्षेत्राधिकार को कम कर दिया। पहले पॉइंट में हमने देखा गवर्नर जनरल, उनकी काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। दूसरे पॉइंट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी है, ऑफिसर्स हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से, न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। चलो देखते हैं इसका फोर्थ पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट वाज टू हैव जुरिस्डिक्शन ओवर ऑल द हैबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता। यानी कलकत्ता के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक क्षेत्राधिकार होगा। यानी कलकत्ता के सभी लोगों पर न्याय करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय को दे दिया गया। वही सर्वोच्च न्यायालय जिसका गठन, जिसकी स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अनुसार 1774 में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इट आल्सो रिक्वायर्ड द कोर्ट टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉ ऑफ द डिफेंडेंट्स अकॉर्डिंग टू हिंदू एंड मोहम्मदन लॉ। कि जो भी डिफेंडेंट है, जो भी मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, उनके अंतर्गत व्यक्ति के निजी कानूनों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि हिंदू व्यक्ति के लिए उसके हिंदू लॉज जो है, हिंदू कल्चर के जो लॉज है, उनको एप्लीकेबल माना जाएगा। वहीं मुस्लिमों के लिए मोहम्मदन लॉ के जो कानून है, उनको वरीयता दी जाएगी, उनका प्रेफरेंस माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट्स could be taken to the governor general in council and not to the supreme court। जो प्रोविंशियल कोर्ट है, जो रियासती कोर्ट हैं, उनके मुकदमे अब सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं लेके जाएंगे, बल्कि उनके मुकदमे गवर्नर जनरल की जो परिषद है, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है, उनके पास लेके जाएंगे, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। यानी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जगह गवर्नर जनरल काउंसिल को वरीयता दे दी।
और इसका लास्ट पॉइंट है, इट empowered द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल्स। इसने गवर्नर जनरल की परिषद को एक और प्राथमिकता दे दी, एक और अधिकार दे दिया कि जो प्रोविंशियल कोर्ट्स है और काउंसिल्स हैं, जो रियासती न्यायालय है या परिषदें हैं, उनके लिए गवर्नर जनरल की परिषद, गवर्नर जनरल की काउंसिल कानून बना सकती है। तो कुल मिलाकर देखें तो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मजबूत करने के लिए, उनको अधिक अधिकार देने के लिए बनाया गया था। थैंक यू। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।